नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव क्या है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो स्थितियों में पढ़ते हैं। पहली स्थिति क्या होती है? अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति में। दूसरा पढ़ते हैं अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षी स्थिति में। यह दोनों स्थितियों में यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। यूनिट 1 का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुनः देखते हैं कि अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति क्या होती है। जब कोई बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष के समांतर स्थित होता है, उस स्थिति को अच्छी स्थिति कहते हैं। इसको पुनः फिगर में देखते हैं। फिगर पर देखिए बेटा, कंसंट्रेट कीजिए फिगर पर। ये कोई द्विध्रुव है, ए बी कोई द्विध्रुव है। इससे जाने वाला अक्ष देखिए है। इस अक्ष के समांतर हम ले जाकर कोई बिंदु P देखते हैं, जो P है, जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यह बिंदु इस अक्ष के इस द्विध्रुव से जाने वाले अक्ष के समांतर स्थित है, अतः यह स्थिति क्या कहलाती है? अच्छी स्थिति कहलाती है। यही P बिंदु अगर द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O के लंबवत स्थित होती है यहाँ पर, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? निरक्षी स्थिति कहलाती है। किंतु आज अभी हम इस वीडियो में अच्छी स्थिति पर ही अध्ययन करेंगे। अतः यहाँ पर देखिए फिगर में कि ए बी द्विध्रुव है। इससे इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P हमने लिया है, जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यह क्या कौन सी स्थिति है? अच्छी स्थिति कहलाती है। अब हमने माना, साथ ही हमारे फिगर में देखो बेटा, ए बी है। ए पर हमने कौन सा आवेश लिया है? द्विध्रुव का प्लस आवेश लिया है। बी बिंदु पर क्या लिया है? माइनस क्यू आवेश लिया है। दोनों ध्रुवों की मध्य की लंबाई क्या लिया है? 2l लिया है और 2l लिया है। तो केंद्र से देखिए, केंद्र से AO की दूरी कितनी होगी? l होगी। OB की दूरी कितनी होगी? l होगी। अब हमने पुनः माना है कि इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अतः अगर हम BP की दूरी देखें तो BP की दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक की दूरी तो R है। O से P तक की दूरी क्या है? R है। अतः BP की दूरी क्या होगी? R माइनस L होगी। इतनी दूरी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार आप इधर देखिए, AP की दूरी कितनी होगी? R प्लस L होगी। यानी AP बराबर, देखिए यहाँ फिगर में AP बराबर क्या हो लिख सकते हैं हम? AO प्लस BP। AP बराबर क्या लिख सकते हैं? AO प्लस OP। अतः AO की कितनी दूरी है? L और OP की कितनी है? R। तो यानी AP बराबर कितना हो गया? L प्लस R। इसी प्रकार से BP की दूरी क्या हो जाएगी? BP पर देखिए, BP कितनी है? BP की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? BP बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है? OP माइनस BP। तो OP का कितना है? OP हमारा R है और BP कितना है? L है। तो कितना हो जाएगा? R माइनस L हो जाएगा। इस यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है। अब पुनः चलते हैं। फिगर में हमने क्या माना है? ए बी द्विध्रुव है। ए बिंदु में प्लस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। इसकी इनके माध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। पुनः देखते हैं, ए बिंदु पर अगर स्थित आवेश ए पर आवेश प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E1 माने तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 KQ टाइम्स AP स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी? P से A की ओर। कहाँ होगी? P से A की ओर। इसी प्रकार बिंदु P पर क्या है? माइनस क्यू आवेश है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E2 माने तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे BP स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा होगी B से P की ओर। यहाँ पर दिशा क्या होगी? B से P की ओर। ठीक है। पुनः देखते हैं फिगर में। हमने आपको बता दिया है कि AP बराबर R प्लस L हमने निकाला है। इसी प्रकार से BP बराबर हमने क्या निकाला है? फिगर से R माइनस L निकाला है। समीकरण 1 और 2 में AP और BP का मान रखने पर AP का मान क्या है? R प्लस L और BP का मान क्या है? R माइनस L। हमने अभी यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया है। देखिए पुनः, अब हम AP का अगर समीकरण 1 में AP का मान रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K बराबर Q बटे R प्लस L स्क्वायर। यहाँ हमने माध्यम क्या माना है? वायु K माना है। ठीक है। तो अब AP का मान रख दिया है R प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार E2 में समीकरण 2 में हमने मान रख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q R माइनस L। यहाँ पे BP का मान रख दिया है।
अब हमें फिगर में स्पष्ट है, आप फिगर को देखिए, स्पष्ट है कि यहाँ पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ए बिंदु के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E1 है और बी बिंदु के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E2 है। जो चीज पास में होगा उसका मान ज्यादा होगा और जो दूर होगा उसका प्रभाव कम होगा। इससे स्पष्ट होता है फिगर का कि ए के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E1 है तो E1 इज लेस देन E2 होगा, क्योंकि क्यों E2 ज्यादा होगा, E2 पी के पास है तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा। अतः E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। पुनः देखते हैं, कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर E हो तब हम E2 और E1 का मान समीकरण 3 और 4 से रखने पर रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q टाइम्स R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर K टाइम्स R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। अब अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कौन सा, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैथ्स के बच्चों को तो बढ़िया से आता होगा, किंतु बायोलॉजी के बच्चों को भी 11th में पढ़ाया गया है। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आर माइनस एल स्क्वायर और आर प्लस एल स्क्वायर का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका जब एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आता है तो इससे जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू का 1 हो जाएगा। जब इससे भाग देंगे तब क्या होगा, आर माइनस एल स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर अपन ने इस प्रकार लिख लिया। यहाँ पर अगर आपको डाउट हो तो एक बार पुनः हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको अगर यहाँ पर डाउट लग रहा हो तो 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर है। इसका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा बेटा। अब देखिए, जब आर माइनस एल स्क्वायर का से भाग देंगे इसमें तो आर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और जब इससे भाग देंगे तो आर माइनस एल स्क्वायर बचेगा। ये देखिए, यही चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। थोड़ा सा आप यहाँ पर क्लियर हो जाइए। ये हो गया। इसके बाद हम इसको हम खोलेंगे किस फार्मूले से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। किससे खोलेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए क्या है, आर मान लेते हैं और बी को क्या मानते हैं, एल मान लेते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ये कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab से हमने खोल दिया। अब इसको ब्रैकेट को जब खोला तो ये माइनस होगा, ये माइनस हो गया और ये चीज़ प्लस हो गई। देखिए, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से कट जाता है और 2rl और 2rl जुड़ जाता है, बन के क्या बनता है, 4rl बन गया। अब हमको ये मिल गया, ई बराबर क्या मिल गया हमको, Q टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 K टाइम्स 4rl बटे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ फिर से देखने वाली बात है, यहाँ पर हम R इज ग्रेटर देन L। R क्या है, अब फिगर में पुनः चलते हैं अपन। R क्या है बेटा, माध्य बिंदु से P की दूरी है, तो काफ़ी दूरी है, चूंकि प्रभावकारी लंबाई द्विध्रुव की बहुत कम होती है, अल्प दूरी होती है। अतः R की दूरी में L की गणना नगण्य अगर माने तो इसलिए हमने R इज ग्रेटर देन L, तो L की गणना नगण्य मानने पर हमने क्या किया, यहाँ पर 4rl तो लिखा रहने दिया, r की इसको l की जगह में 0 कर दिया तो r की घात 4 आ गई, यानी l की गणना हम 0 मान लेते हैं। तब क्या मिलता है हमको, q टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4rl बटे r की पावर 4, और एक 4 इससे कट जाएगा तो मिलेगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4l बटे r क्यूब। पुनः देखिए, अब मिलता है हमको E बराबर Q टाइम्स 4l था ना, तो 2 इंटू 2l लिख लिया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K टाइम्स R क्यू। यहाँ पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्म में इसको लिखना है। द्विध्रुव आघूर्ण हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है, जहाँ P बराबर होता है 2ql, जिसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। Q आवेश है, L प्रभावकारी लंबाई है। यहाँ पर 2ql के जगह में हम क्या रख देंगे, कैपिटल P रख देंगे, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी 2 टाइम्स P बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 KR क्यू। वायु निर्वात में K का मान 1 लेने पर तो E बराबर बचेगा 2P 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यू।
यही समीकरण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजन है। धन्यवाद बेटा। अगला निरक्षीय स्थिति हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपने एक मन में डाउट जरूर आया होगा आपका कि हमने यहाँ पर E2 माइनस E1 क्यों किया। तो आप यहाँ पर जानिए कि E1 की दिशा जो है, E1 की दिशा E2 के विपरीत है, अतः हमने E2 माइनस E1 किया है। दोनों बल बराबर हैं किंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो यहाँ अगर E2 को हम पॉजिटिव मानते हैं तो E1 को निगेटिव मानना पड़ता है। अर्थात यहाँ E2 की दिशा, E1 जो है E2 के विपरीत दिशा में है, अतः हमने E1 को निगेटिव लिया है। ये मन में आपके डाउट जरूर आया होगा। थैंक यू बेटा।